हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी 24x7 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से निकली हुई असिस्टेंट इंजीनियर जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। देखेंगे टोटल कितने पद हैं और किन किन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए शैक्षिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, आपका एग्ज़ाम कितने स्टेजेस में होगा और एग्ज़ाम से संबंधित जो भी जितने भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो रूल्स हैं या किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, उन सभी बातों को हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम ए टू जेड आपके इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहली बात। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कही गई है कि अ, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हेतु अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड एससी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना, आर्थिक रूप से कमजोर एवं अन्य शैक्षिक आरक्षण श्रेणी के समूह के खा के निम्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, यानी कि आप ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आवेदन कर सकते हैं। आप अन्य जो माध्यम है, अन्य मीडियम है, उनके द्वारा आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, कितनी वैकेंसीज हैं कैटेगरीज वाइज और किस पद के लिए कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ पर दे दी गई हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर अनरिजर्व्ड, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी और ईडब्ल्यूएस। एसटी का यहाँ पर कॉलम दिया गया है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर कि एसटी में कोई भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है, सभी में 0 0 0 0 है। तो जो एसटी के कैंडिडेट हैं वो इस बात को याद रखें, वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 5 पद कोड हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर अलग अलग पद हैं। यांत्रिक, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, कंप्यूटर साइंस है और जनपद है। ठीक है ना, यहाँ पर 5 कैटेगरीज दी गई हैं और यहाँ पर आप पूरा वीडियो को पॉज करके आसानी से ये जो वैकेंसीज की डिटेल है, किस पद में कितनी वैकेंसी है और कैटेगरीज वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जो रिक्तियों की संख्या है वो आगे भविष्य में घट सकती है, बढ़ सकती है। यह पूरा अधिकार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है ना, देखिए और दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तभी आप रिजर्वेशन जो कैटेगरी है, ठीक है, उसका आप लाभ ले सकते हैं। अदरवाइज आप अदर स्टेट के हैं और अप्लाई करते हैं तो आपको एज अ जनरल कैंडिडेट काउंट किया जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है वो थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए कि पद के लिए पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है ना, पेंशनेबल नहीं है। ठीक है, केवल क्या मिलेगा आपको, पीएफ मिलेगा। ठीक है ना, हाँ, भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आवृत है। ठीक है, पेंशन नहीं मिलेगी आपको, पीएफ आपको जब कटता रहेगा वो आपको बाद में जब रिटायर होंगे तो वो मिल जाएगा। यहाँ पर आप वेतनमान भी देख सकते हैं, यहाँ पर वेतनमान दिया गया है कितना कितना आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो उस बात पर ही आप ध्यान दे सकते हैं थोड़ा सा। चलिए अब आगे देखते हैं। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता यानी कि इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए आपके पास, बहुत ही ज़रूरी है। इस चीज़ को आप ध्यान से, पहले इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, पढ़िए, तभी आप अप्लाई करिए। देखिए क्या करना है आपको। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग ENM पोस्ट यानी कि 1 2 3 4 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या योग्यताएँ होनी चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहला पॉइंट जो कि बहुत ध्यान देने वाला है कि थ्रू नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी कि आपको हिंदी की जानकारी होनी चाहिए, आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। इफ़ द कैंडिडेट हैज़ नॉट पास्ड हाई स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन हिंदी, ठीक है, अगर आपने हाई स्कूल की परीक्षा यानी 10th की परीक्षा आपने हिंदी जो सब्जेक्ट है वो नहीं है आपके हाई स्कूल में, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, ही या सी हैज़ टू बी क्लियर द एग्जाम कंडक्टेड बाय द रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन गवर्नमेंट ऑफ यूटी, वर्तमान में परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश विद इन 3 ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि आपको ज्वाइनिंग के 3 साल के अंतर्गत परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश के द्वारा एक हिंदी की जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसको पास करना ज़रूरी है। अगर आप वो पास करते हैं तो आप जॉब में कंटिन्यू रहेंगे, अदरवाइज आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो आपको हिंदी का ज्ञान बहुत ही
ज़रूरी है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पर आपको पद वाइज देखिए, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये डिग्रीज दी गई हैं। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आसानी से डिग्रीज को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, कि जो कंप्यूटर साइंस किए हुए हैं, जो बच्चे कंप्यूटर साइंस जिन्होंने कर रखा हुआ है, तो उनके लिए बहुत ही लिमिटेड वैकेंसीज निकलती हैं, बहुत ही लिमिटेड विभागों में। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री है आपके पास, तो आप इसके यहाँ पर इस जो वैकेंसीज है UPR VUNL की, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, आपके दिमाग में शायद ये कन्फ्यूज़न ना हो, हालांकि बहुत से लोगों में क्लियर होगा कि UPR VUNL और UPPCL इनमें क्या अंतर है। देखिए, जो UPR VUNL है, ये आपका प्रोडक्शन से संबंधित है। हालांकि ऊपर ही जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, और UPPCL उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो UPPCL आपका डिस्ट्रीब्यूशन से और UPR VUNL आपका प्रोडक्शन से संबंधित। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, दोनों ही उत्तर प्रदेश सरकार के विभाग हैं और दोनों ही गवर्नमेंट है, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस के जो कैंडिडेट के लिए ये थोड़ी सी अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपने सब चीज़ें समझ ली होंगी, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ों पॉइंट है, क्या लिखा है कि आपको 65% से कम मार्क्स आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो डिग्री है आपकी, वो फुल टाइम रेगुलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और उसमें 65% से कम मार्क्स आपके नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर जो एज की गणना है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है, देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि इफ़ देयर इज़ अ CGPA और OGPA और CPI सिस्टम, देन द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग रिलेवेंट कन्वर्जन फार्मूला इशूड बाय देयर इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी टू कन्वर्ट CGPA टू इनटू परसेंटेज, ठीक है। यानी अगर आपको एग्ज़ाम में आपने जो परीक्षा दी है, बीटेक आपने जिससे किया है, वहाँ पर अगर आपको CGPA मिलता है, तो आपको एक फार्मूला बताना होगा उनको, ठीक है, जिससे कि वो कन्वर्ट कर सकें आपके मार्क्स को, आपके CGPA को परसेंटेज, ठीक है। हालांकि उनके पास होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब एज की गणना कैसे होगी, यानी कि आपके पास कितनी एज, जो मिनिमम और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है, वो क्या होना चाहिए। तो आपके पास 21 से 40 वर्ष, ठीक है ना। मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स, ठीक है ना। अब क्या है, एक एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। जिस भी कैटेगरी से आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर एक जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है, वो क्या किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से शिशु अधिनियम अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को निगम में सीधी भर्ती के पदों का चयन परीक्षा में प्रतिभाग करने का निम्नानुसार वरीयता प्रदान की जाएगी। यानी कि जो UPR VUNL है, उसी से अगर आपने ट्रेनिंग ले रखी है, तो आपको 1 वर्ष का एक्स्ट्रा क्या दिया जाएगा, रिलैक्सेशन दिया जाएगा अभ्यर्थियों को निगम में सीधी भर्ती के पदों के चयन को जो आ, परीक्षा में प्रतिभाग करने पर वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं, 3 पॉइंट, वो क्या दिए हैं, वो आपको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आयु में अनुमान्य छूट, यहाँ पर SC OBC नॉन क्रीमी लेयर और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर DFF के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपने UPR VUNL से अप्रेंटिस कर रखी है, तो अधिकतम आयु सीमा में छूट अप्रेंटिस अवधि या 1 वर्ष जो भी कम हो अनुमान होगी, वो वैलिड होगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं और बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब आवेदन कर रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कितनी एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, कितनी फ़ीस आपको पे करनी है। जो SC कैंडिडेट हैं, उनके लिए 826 रुपये GST सहित, और जो अन्य श्रेणी यानी कि OBC, जनरल, ठीक है ना, EWS, तो उनके लिए पे करना होगा, उनको पे करना होगा 1180, यानी कि 1180 रुपये आपको फ़ीस पे करनी होगी, वो भी ऑनलाइन मोड के द्वारा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे,
अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका एग्ज़ाम कैसे-कैसे होगा, कितने स्टेजेज़ में होगा और किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में रखना है। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 लेवल में होगा, यानी कि कैसे आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी और दूसरा आपका साक्षात्कार होगा यानी कि इंटरव्यू होगा। ठीक है ना? यहाँ पर दिया भी गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर सीबीटी में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है ना? कोई स्थायी नहीं है कि आपका सीबीटी का एडमिट आ गया तो आप बिल्कुल स्थायी हो गए, आपको नौकरी मिल ही मिल जाएगी। इसलिए अस्थायी पद वर्ड का यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है ना? अब जब आप सीबीटी में पास हो जाते हैं तो उसके बाद साक्षात्कार परीक्षा यानी कि इंटरव्यू एवं अभिलेखीय परीक्षण यानी कि डॉक्यूमेंट परीक्षा वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है ना? जब आपका सीबीटी होगा तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि सीबीटी के लिए आपको एडमिट कार्ड तो वो आप ऑनलाइन ही डाउनलोड करेंगे। आपको ऑफलाइन माध्यम से यानी कि पोस्ट के द्वारा आपके घर में भिजवाया नहीं जाएगा। आपको टाइम टू टाइम वेबसाइट को चेक करते रहना है और जब आपका एडमिट कार्ड इश्यू होगा तो आपको वेबसाइट से ही डाउनलोड कर लेना है। तो वो एडमिट कार्ड, फिर पासपोर्ट साइज़ की 2 फोटोग्राफ और एक वैलिड फ़ोटो आईडी, ठीक है ना? जैसे कि आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है या जो भी है आपके पास वो लेकर के जाना है आपको एग्ज़ाम में, ठीक है ना? फिर उसके आगे दूसरा पॉइंट क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको अपने जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मार्कशीट्स हैं, जो डिग्री है, उसकी आपको एक फ़ोटोकॉपी का एक सेट लेकर के जाना है और ओरिजिनल भी लेकर के जाना है, ठीक है ना? हाँ, और हाई स्कूल की मार्कशीट क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि उससे आपका जो ऐज है, ठीक है ना? जन्म तिथि का उससे सत्यापन किया जाता है, ठीक है? आगे थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर से, ठीक है? या ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हैं या फिर एससी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको क्या लेकर के जाना है आपको? आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना? जाति प्रमाण पत्र और आपको क्या लेके जाना है? निवास प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं तो आपको अपना निवास प्रमाण पत्र भी लेकर के जाना है, जो कि ये चौथा पॉइंट कह रहा है कि जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र तथा अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं तो जो ईडब्ल्यूएस का एक सर्टिफिकेट बनता है वो भी आपको लेकर के जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। अगर आप लेकर के नहीं जाते हैं तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अनापत्ति प्रमाण पत्र क्या है कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी नौकरी में है, ठीक है, अर्ध सरकारी है यानी कि संविदा पर लगा हुआ है कहीं पर, तो उसको अपने विभाग से एनओसी लेना होगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा, ठीक है ना? आगे वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेट क्या है आपकी? ऐसे पुरुष या महिला अभ्यर्थी जो एक से अधिक जीवित पत्नी या पति रखते हैं, चयन के लिए वैलिड नहीं होंगे, आर्य नहीं होंगे, ठीक है ना? चयन प्रक्रिया मैंने आपको पहले ही बता दी क्या-क्या है। देखिए थोड़ा-सा पॉइंट और यहाँ पर क्लियर किया गया है कि सीबीटी कराई जाएगी जो कि बिल्कुल से ऑब्जेक्टिव होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और आपकी जो सीबीटी होगी वो 3 घंटे की होगी, इस बात को आप ध्यान में रखना है। सीबीटी में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 28% ये मिनिमम क्राइटेरिया, अगर 28% से कम मार्क्स लाते हैं तो आप वहीं से ही डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को यानी कि ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, अनरिजर्व्ड है, उनको 33% मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब जो सीबीटी है, ठीक है ना? उसमें आपका क्या-क्या सिलेबस रहेगा, कैसा रहेगा, वो यहाँ पर आपको पद वाइज़ दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर कि जो एग्ज़ाम होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी ईएनएम शैल बी मेड थ्रू एन ऑब्जेक्टिव टाइप, पहले बता दिया मैंने आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू देयर शैल बी 2 पार्ट इन क्वेश्चन पेपर एज फॉलोज, यानी कि जो आप सीबीटी देने जाएंगे वो आपका क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में बटा होगा। 2 पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आपने अपना बीटेक कर रखा होगा, ठीक है ना? आपने मैकेनिकल से कर रखा है, सिविल से कर रखा है, कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से कर रखा है, तो उसी के आधार पर आपके एग्जाम में वो वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द सिलेबस ऑफ गेट टू 2022,
ठीक है, यानी जो गेट 2022 का जो सिलेबस रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे और वो भी ऑब्जेक्टिव होंगे और 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। उसके बाद पार्ट 2 में क्या होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और वो किससे आएंगे, हिंदी के आएंगे, जीके के आएंगे और रीजनिंग के आएंगे। तो इस बात को आपको याद रखना है, इसीलिए पहले ही बता दिया कि आपको हिंदी का ज्ञान ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका एग्जाम में भी आपकी मदद करने वाला है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको याद रखना है कि फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड एंड 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर इन एडिशन। यानी कि अगर आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आपने गलत आंसर दिया किसी क्वेश्चन का, तो नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, ठीक है, आपको आपके नंबर काटे जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिए, जितना कोशिश हो सके आप सही क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करिए। इसी प्रकार से सिविल के लिए भी वही है, आपका सेम सिलेबस रहेगा। आपको क्या क्या करना है, गेट के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस रहेगा। जो आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है तो सिविल से संबंधित आपके 150 क्वेश्चन होंगे, गेट 2022 के सिलेबस के आधार पर ही आएंगे। उसके बाद पार्ट 2 में 50 ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का होगा, यानी कि 200 नंबर का होंगे, और घंटे आपको 3 दिए जाएंगे, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है ना, इंटरव्यू होगा वो आपका 20 नंबर का होगा। इसी जो नोटिफिकेशन है, सॉरी, जो नोटिफिकेशन है जो हम पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसी में ही आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब जो ट्राई ब्रेकिंग है, ट्राई ब्रेकिंग नियम है कुछ, क्या नियम है कि यदि पदों पर साक्षात सभी पदों पर साक्षात्कार परीक्षा लागू, यानी कि जितने भी पद हैं आपके पास इस भर्ती के लिए निकाले गए हैं, सभी के लिए इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। उन पदों हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा व साक्षात्कार दोनों के अंकों का योग यदि समान होते हैं, ठीक है ना, यानी 2 कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीबीटी भी दिया, इंटरव्यू भी दिया, और इक्विवेलेंट बिल्कुल समान अंक प्राप्त करते हैं, तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अधिक अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी जाएगी। यानी कि जिस भी उन 2 कैंडिडेट में सीबीटी के अंक जिसके ज़्यादा होंगे उसको वरीयता दी जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट आता है, यदि एक से अधिक अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उस अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जाएगी जिसके पार्ट 1 अर्थात यानी कोर सब्जेक्ट में अधिक अंक होंगे। मैंने आपको पहले बता दिया, जिसके आपके 150 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, उसको वरीयता दी जाएगी। अब फिर यहाँ भी एक और प्रॉब्लम है, क्या, थर्ड पॉइंट, यदि ए और बी दोनों अंक समान होते हैं, यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट यानी कि दोनों समान होते हैं, तो जन्म तिथि यानी कि आपकी जो एज है, ठीक है ना, जिस भी कैंडिडेट की, यानी कि मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं जिसमें से एक कैंडिडेट की उम्र 20 साल है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, 20 साल छोड़ दिए, एक की मान लीजिए 25 साल है और एक की 26 साल है, ठीक है, और दोनों के अंक बराबर हैं, तो 26 साल, जिसकी उम्र 26 साल है उसको वरीयता दी जाएगी, यानी अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जाएगी। तो इस बात को आपको याद रखना है। ट्राई ब्रेकिंग रूल्स यहाँ पर पहले ही दे दिए गए हैं, ठीक है ना। अब एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर होगा आपका, देखिए कुछ सिटीज़ दी गई हैं उत्तर प्रदेश में, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद एवं ग्रेटर नोएडा शहर में होगी आपकी ये एग्ज़ाम, ठीक है ना, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने सीबीटी पास कर लिया, तो जो आपकी जो सीबीटी पास करके जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लखनऊ बुलाया जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए आप कुछ भी कहीं पर भी मेल, कोई शिकायत या अपनी सजेशंस नहीं दे सकते, ठीक है, आपको लखनऊ जाना होगा। आवेदन कैसे करें, आप सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपने आवेदन किया भी होगा, तो लगभग सेम प्रोसेस रहता है, तो इतना बड़ा कोई है नहीं, आपको बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप बस डेट देख लीजिए कि कितनी डेट कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट है, कब से आप आवेदन कर सकते हैं। तो 23 तारीख यानी कि 23 मई से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा और 14 जून तक आपका ये आवेदन चलेगा, और आवेदन के समय ही आप अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं आगे, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं आपको ध्यान देनी है, ठीक है। प्रवेश पत्र का मैंने पहले ही बता दिया आपका कि प्रवेश पत्र कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर जो एक पॉइंट और दिया गया है कि अभ्यर्थियों को सीबीटी, साक्षात्कार व अभिलेखी परीक्षण में सम्मिलित होने हेतु किसी तरह का टीए या डीए दे नहीं होगा, यानी कि आपको भाड़ा या किराया आपका जिससे भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, वो आपको विभाग के द्वारा दे नहीं होगा, विभाग आपको नहीं देगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो पारदर्शिता है वो क्या दी गई है कि आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के 3 दिनों के अंदर ही निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर
अब जो आपकी उत्तर कुंजी है, आंसर की है, वो अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है ना। फिर उसमें से अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आप ऑब्जेक्शन भी आप अपना दर्ज करा सकते हैं, ठीक है ना। आगे जो 17वां पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बाउंडेशन भी है, बॉन्ड लेटर भी है, ठीक है ना। एक एग्रीमेंट लेटर भी आपसे लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा कि चयनित होने की दशा में ज्वाइनिंग के समय सहायक अभियंता ईएनएम एवं सहायक अभियंता प्रशिक्षुजन पदों हेतु 3 वर्षों तक के लिए 2 लाख की बंद राशि का बंद पत्र एवं जीएसटी लागू दर से जमा करना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। यानी कि 3 साल के लिए आप उस जॉब से बंद जाएंगे, वो जॉब आपको करनी ही होगी, और अगर आप पहले छोड़ते हैं तो फिर क्या होगा, वो आपको 2 लाख रुपए आपको पे करने होंगे। तो इस बात को जरूर से आप याद रखिएगा, ठीक है। 18वां पॉइंट, वो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि उपरोक्त विज्ञापन बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पास सुरक्षित है। यानी कि ये भर्ती है जो आपकी कैंसिल भी हो सकती है, इसका सारा का सारा पूरा अधिकार यूपीआरबीयूएनएल के पास ही होगा। अच्छा, ये स्टार्ट कब से हुआ है, तो अभी कुछ दिन पहले यूपीएसआई की वैकेंसी निकली थी, नोटिफिकेशन निकला था, तो उसमें भी ये पॉइंट था कि भर्ती निरस्त करने का पूरा अधिकार आयोग के पास होगा, ठीक है। तो तब से थोड़ा सा चलन हो गया है, तो यहाँ पर भी ये पॉइंट आपको दे दिया गया है, तो थोड़ा सा इसका भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। चलिए, बाकी सारी बातें हो ही गई हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिए। यहाँ पर डेट भी दी गई है लास्ट में, बिल्कुल महत्वपूर्ण तिथियाँ, तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं। अभी भी आपके मन में कोई सवाल रह जाता है, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं या आप किसी अन्य एग्जाम की जानकारी चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।